हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम आपके बहुत ही पास आने वाला है। और बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को मालूम होगा, और आप लोग भी आई थिंक कोशिश करते होंगे कि आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले सैंपल पेपर जरूर कर लें। लेकिन क्या ये बात ठीक है कि जो हम सैंपल पेपर में करके जाते हैं उसमें से ही कुछ आता है? क्या हमें सैंपल पेपर के एज इट इज क्वेश्चन लर्न कर लेने चाहिए? क्या सैंपल पेपर के एमसीक्यूज पेपर में रिपीट होते हैं? तो इस बात के चांसेस तो थोड़े से कम है कि कोई चीज एज इट इज रिपीट होगी। लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों का बिजनेस स्टडीज से पहले इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपका हो चुका। इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आपने अगर नोटिस किया हो तो नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम जो सैंपल पेपर में आया था वही आपका मेन एग्जाम में भी आया। तो चांसेस होते हैं कि कुछ एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तो फिर हम सैंपल पेपर करें या ना करें, अपना टाइम इसमें लगाएं या ना लगाएं, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि सैंपल पेपर में से एज इट इज क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है। लेकिन अगर मेरे सैंपल पेपर में 34 क्वेश्चंस हैं तो इट मीन्स आप ये मानकर चलिए कि ये जो 34 टॉपिक्स हमें गिवन है सैंपल पेपर में, हमें ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए जरूर। करेक्ट। तो आज की क्लास में मैंने आपके लिए सैंपल पेपर 25-26 को पूरा का पूरा रिव्यू करा है और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक यूज हुआ है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपके लिए पूरी लिस्टिंग की है। तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले आपको बता देते हैं वो टॉपिक जो सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। करेक्ट। और साथ ही साथ इन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते चलेंगे और हम थोड़ा सा आज बैकवर्ड शुरू करेंगे। आज हम पहले 34 क्वेश्चन की तरफ आएंगे और उसके बाद हम 1 2 3 4 की तरफ आगे मूव करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पेपर के अंदर 34 क्वेश्चंस आते हैं और 34 क्वेश्चंस में से हमारे 20 तो होते हैं एमसीक्यूज और बाकी होते हैं हमारे सब्जेक्टिव आंसर्स। ठीक है। तो चलिए आते हैं। अब हमारा जो सैंपल पेपर 25-26 है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा आया कौन से चैप्टर से, जो कि आप देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। आपकी बिजनेस स्टडीज में दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट बी से, और हमारा ये क्वेश्चन आया था कंज्यूमर राइट्स पे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है कि कंज्यूमर को कौन कौन सी रिलीफ अवेलेबल होती है। और उसके ही चॉइस में एक क्वेश्चन आया था राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो यानी कि हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सी केस स्टडी आई है। हमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम जाकर अपना चैप्टर नंबर 12 ओपन करना चाहिए और हमें वहां से जो भी कंज्यूमर को रिलीफ अवेलेबल होती है, भाई कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो कंज्यूमर कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाएगा, स्टेट कमीशन में जाएगा, नेशनल कमीशन में जाएगा। तो वहां से उसे क्या क्या रिलीफ अवेलेबल हो सकती है वो यहाँ पर पूछी गई थी। उसके अलावा आपको मालूम होगा कंज्यूमर के 6 राइट्स होते हैं, तो चॉइस में पूछे गए थे कंज्यूमर राइट्स। करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जैसे आप होता क्या है, जैसे कि आप मेरे पास आए कि सुमित सर मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो आप ऐसा ही मानकर चलिए कि सैंपल पेपर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा है, हमें उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर लेना चाहिए। और ऐसा पहले कई बार हुआ है कि जो सैंपल पेपर में पैटर्न आया, पैटर्न वही फॉलो हुआ, चैप्टर भी वही फॉलो हुआ। करेक्ट। बस क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपको एक टॉपिक कर लेना चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया था और इसमें पूछा गया था फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। आपका चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग और चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग में ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का है। और ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में वहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक फंक्शनल, जब एक
कंपनी सिंगल प्रोडक्ट में डील करती है, केवल एक प्रोडक्ट बनाती है और फंक्शंस के बेस पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करती है, फंक्शंस के बेस पर। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल स्ट्रक्चर तब लगता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन वेरी लार्ज होती है और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है। जब मैं एक कंपनी हूँ और मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कॉस्मेटिक्स भी बना रहा हूँ, मैं क्लोथ्स में भी डील कर रहा हूँ, मैं फुटवेयर भी बना रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रहा हूँ, तो ऐसे में मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो उसे हम बोलेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी टीचर से पूछेंगे तो वो आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही बताएगा। क्लियर। उसके बाद हमारा तीसरा आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आए कि कौन कौन से फंक्शन इसके अंदर लग रहे हैं। अब आपको मालूम है कि 5 फंक्शंस होते हैं आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से आपको एक बार पांचों के पांचों फंक्शंस के मीनिंग, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि वो कौन सा फंक्शन होता है जिसमें कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा और हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये प्लानिंग होता है। तो मैंने आपको उसके फीचर्स दिए और आपसे आइडेंटिफाई करवाया कि वो प्लानिंग है। उसके बाद मैं आपसे प्लानिंग की लिमिटेशन भी पूछ सकता हूँ, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता हूँ। तो आपको आना चाहिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। तो आप पहला टॉपिक तैयार करेंगे कंज्यूमर राइट्स में से रिलीफ और कंज्यूमर के राइट। दूसरा आप टॉपिक तैयार करेंगे फंक्शन और डिविजनल स्ट्रक्चर। तीसरा टॉपिक आप तैयार करेंगे पांचों के पांचों फंक्शंस के मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही टिपिकल सा चैप्टर है ये, फंक्शंस आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से बच्चों को 12 के 12 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा टिपिकल लगने वाला ये चैप्टर है। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और मेरे हिसाब से इस बार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपा करके आप सब बच्चे ये दोनों टॉपिक, फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स बहुत पूछे जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत पूछे जाते हैं कि भाई हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं। ताकि हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि फंड शुड बी अवेलेबल एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड वी शुड नॉट टेक एनी फंड अननेसेसरली। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो जैसे कि आपको किसी और टीचर ने भी बताया हो या मैंने भी अपनी क्लासेस में ऑलरेडी बता रखा है, जो मैं 15 डेज की अपनी क्लासेस करा रहा हूँ उसमें मैंने सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, सारे ही प्रोसेस मैंने आपको बता रखे हैं कि प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, राफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद मोटिवेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो अगर आप ये 7 प्रोसेस भी करके चले जाते हैं तो ऑनेस्टली आपको 2 या 3 प्रोसेस एग्जाम में मिल जाएंगे। तो अगला यहाँ पर एक टॉपिक आया था सिलेक्शन प्रोसेस। करेक्ट। तो आई होप ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। क्लियर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये हमारा कहाँ से आया, ये आया हमारा चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में हमारे फेयोल के प्रिंसिपल और टेलर के प्रिंसिपल। इस बार से पिछली बार जो 2 साल है लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इनके ऊपर और टेक्निक्स पूछी गई हैं। फेयोल के 14 प्रिंसिपल होते हैं, टेलर के 4 प्रिंसिपल होते हैं और 7 टेक्निक होती हैं, फंक्शनल, फॉर्मेनशिप, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी। तो ये 7 टेक्निक्स जो हैं आपकी, तो आपको अब क्या कर लेना चाहिए, आपको अब देखिए चैप्टर वाइज पढ़ना, इस टाइम पर कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ने बैठेंगे तो होगा क्या, जो चैप्टर आप शुरू शुरू में पढ़ेंगे वो आपके अच्छे हो जाएंगे, और जो आप मान लीजिए आपका एग्जाम जिस भी दिन है उससे अगर आप 2-3 दिन पहले, जो 2 दिन पहले जो पढ़ेंगे वो आप जल्दीबाजी में पढ़ेंगे। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप अभी चैप्टर वाइज बिल्कुल मत पढ़िए, आप टॉपिक वाइज पढ़िए।
क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने से ये फायदा होगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चाहे वो किसी भी चैप्टर के हों वो कवर हो जाएंगे और आपको आइडिया एक बार सारे टॉपिक सारे चैप्टर्स का लग जाएगा कि भाई मुझे किस किस चैप्टर में मैंने क्या क्या कर लिया, रिव्यू आप सबका ले चुके होंगे। तो टेक्निक्स आपको करनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था। उसके बाद कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पूछी गई है। कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन होता है, पहला फंक्शन हमारा होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अच्छा, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पूछी है। अगर आप मुझसे कहें तो मैं हर बच्चे को लिमिटेशंस जरूर कराता हूँ, कंट्रोलिंग की लिमिटेशन जरूर कराता हूँ और कंट्रोलिंग का प्रोसेस जरूर कराता हूँ। देखिए, कंट्रोलिंग हमारे सिलेबस का बड़ा छोटा सा चैप्टर है। कंट्रोलिंग में क्या क्या है, कंट्रोलिंग का मीनिंग, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस और कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी क्लासेस में, जो मेरी 15 डेज की मैंने रिवीजन क्लासेस आपको बोली थी कि आपको कर लीजिएगा, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कंट्रोलिंग प्रोसेस को भी। और कंट्रोलिंग प्रोसेस का एक स्टेप आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, वहाँ कंट्रोलिंग प्रोसेस के फोर्थ स्टेप के अंदर ये दो पॉइंट आते हैं। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, देखिए अगर आपको मेरी डिटेल्ड क्लासेस देखनी है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको दूसरी क्लासेस दिख जाएंगी, वहां पर मैंने पढ़ाया भी है, वहां पर मैं टीचिंग कर रहा हूँ प्रॉपर और मैंने वहां पर टॉपिक्स एक्सप्लेन करे हैं। आज की क्लास में मैं टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आज की क्लास उन बच्चों के लिए है और हर बच्चे के लिए है जो खुद पढ़ चुके हैं या उन्हें एक बार बस रिव्यू करना है कि भाई हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें करने चाहिए। तो एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडी, मैं बस आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एक बार अपनी चेकलिस्ट बना के आप चेक कर लीजिए कि आपने इनमें से कोई टॉपिक छोड़ा तो नहीं है। करेक्ट। तो बस जरूर ये टॉपिक तो मस्ट वाले हैं कि ये आपको करने ही करने हैं। तो एक अपनी नोटबुक लेकर बैठिए और उस नोटबुक में जो भी मैं कहता जा रहा हूँ वो लिखते जाइए। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई बड़ा गोल्डन चैप्टर है ये बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि जैसे कंट्रोलिंग एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है ऐसे ही ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में से फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दो ही मेन टॉपिक हैं इसके अंदर। उसके अलावा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आते हैं, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। लेकिन इन पर मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी आसान है, इजीली हो जाते हैं। एक इसके अंदर 3 नंबर का टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। किसी जमाने में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब ऐड हुआ था, तो उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन फीचर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ बीई। ठीक है जी। तो बिजनेस स्टडीज में इसकी बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप एक बार जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक हमसे पूछा गया सैंपल पेपर में, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, और उसके साथ चॉइस में दिया टाइप ऑफ प्लान्स। ठीक है जी। ये तो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं ही, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इसके साथ एक टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। करेक्ट। तो जब आप प्लानिंग का चैप्टर करें, प्लानिंग का आपका 4th चैप्टर है, तो वहां से प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग के टाइप्स, टाइप्स में 3 टाइप के आपके प्लान्स होते हैं, जर्नल प्लान, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स। पेपर में इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। ठीक है, कि कौन सा प्लान है, कौन सा टाइप ऑफ प्लान यहाँ पर लग रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लिख कर दे कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ प्लान होता है जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, वो बिल्कुल रिजिड होता है, तो वहां हम लिखेंगे कि वो रूल होता है। करेक्ट। कौन सा ऐसा प्लान है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होती है हमारी स्ट्रैटेजी। कौन सा प्लान है जो जर्नल स्टेटमेंट होता है, जर्नल स्टेटमेंट होती है हमारी पॉलिसी। तो इस तरीके से कीवर्ड्स वो आपको देगा और आपको उसके बेस पर आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। एक टॉपिक मैंने आपको बताया लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। करेक्ट। तो बेटे मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर दूं, आजकल का टाइम वो नहीं है
कि आप ये सोचें कि कोई टीचर हमें इम्पोर्टेंट बता दे और हम उन इम्पोर्टेंट के बेस पर पेपर देने चले जाएं। आजकल जो पेपर सेटर भी हैं दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है कहाँ पर प्ले करना है। लेकिन हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल ही एबनॉर्मल चीज़ों को करने की बजाय जो नॉर्मल चीज़ें हैं आप वो करके जाइए। वो हर बार सभी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, और वो कहाँ से लेकर आएंगे, ये थोड़ी कि ट्वेल्थ के सिलेबस के बाहर से कहीं से उठा के ले आएंगे। तो वो एक आधा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा एबनॉर्मल पूछा जाता है और वो पूछना भी चाहिए। लेकिन आप ये मानकर चलिए 70 to 80% पेपर हर बार लगभग वही जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उन्हीं में से आता है। ठीक है, सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता बिजनेस स्टडीज़ में। आप में से अगर किसी को लगे कि भाई केस स्टडीज़ हैं, केस स्टडीज़ के लिए हमें कुछ और अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि केस स्टडीज़ के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना अलग से। आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए और आप अपने केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस के बेस पर ही आप आराम से केस स्टडी कर पाएंगे। जब आप कोई केस स्टडी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी लास्ट की लाइन पढ़ा करिए। अगर वहां पर लिखा है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता, आपको सारे फीचर्स आप याद करके गए हैं, आप सारे के सारे लिख कर आ जाओ, करेक्ट, आपको मार्क्स मिलेंगे वहां। अगला आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इस बार के लिए मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 मार्क्स में आएगा। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, करेक्ट। जैसे ही आप मार्केटिंग के चैप्टर में जाएंगे, पहला या दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। पहला आएगा आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर, फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब किसका पार्ट है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का। क्लियर। तो इसके अंदर एक केस स्टडी आपको मिलेगी जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पर आइडेंटिफाई होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इस पर एक केस स्टडी आई है और उस केस स्टडी में एक पर्सन कंपनी का मालिक है और उस मालिक ने, उसको लगा कि भाई मेरे ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसने एक पर्सन को हायर कर लिया और उस पर्सन को हायर करके उसको कुछ काम बता दिए कि भैया प्रोडक्शन देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जब हम एक सीनियर अपना काम जूनियर को दे रहा है और लेवल से बांट रहा है, तो ये पूछा गया कि बताओ वो कौन से लेवल पर आएगा। केस स्टडी देखने में ऐसी लग रही है कि डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की है, लेकिन पूछा गया उसके अंदर लेवल और आंसर था उसका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं 3, टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक है, इनके फंक्शंस आप बहुत अच्छे से याद कर लें। इसके अंदर केस स्टडी ऐसे ही आती है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, मिस्टर मोहन जो है वो किसी कंपनी के अंदर आप प्रोडक्शन डील कर रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे डिसीजन वही लेते हैं, ही इज इंडिपेंडेंट। उनका काम है कि वो ये चेक करें कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी जो इम्प्लॉयज हैं वो हैं या नहीं है। तो आपसे फिर वो पूछेगा कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर मिस्टर मोहन काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मिडिल लेवल मैनेजर। अब फिर आपसे पूछेगा कि मिडिल लेवल के काम बता दीजिए क्या होते हैं। तो ऐसे ही यू हैव टू आइडेंटिफाई, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें और फिर हम उसके फंक्शन बताएं। उसके बाद हमारा आया क्वेश्चन नंबर 23, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है, मेरे को उम्मीद है। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें दो डिफरेंसेस हैं, एक तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, और एक डिफरेंस है इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। करेक्ट। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों डिफरेंसेस में से एक आना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शन, आपको पता है सेबी के 3 टाइप के फंक्शन है, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी। रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव। बस याद कर लीजिए, जिस बच्चे को लगता है कि मुझे 4 नंबर का क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए, तो ये रहा भाई ये 4 नंबर का क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेबी। अगर आप 10 साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो 10 साल में से 8 साल फंक्शन ऑफ सेबी आ रहे होंगे जरूर। करेक्ट। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए करने का आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो शुरुआत आप यहीं से करिए कि 2025-26 के पेपर के सर हमें टॉपिक बता रहे हैं, जो जो मैं आपको टॉपिक बताता जा रहा हूँ कृपया करके अपने पास लिखते जाएं और फिर वो एक एक टॉपिक प्रिपेयर करते जाएं। ज्यादा दिमाग अपना ना लगाएं, पहले इतना काम कर लें। ठीक है, एकदम से जादू कहीं भी नहीं होगा। आपको लगे एकदम से कोई मिरेकल हो जाएगा और हमें सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं होगा। शुरुआत आपको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी।
मेरा सजेशन ये है कि आप चैप्टर वाइज स्टार्ट मत करिए, आप टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए, ठीक है, और टॉपिक वाइज धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करिए, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए। अगर आप इस टाइम, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ जो ऑफलाइन भी पढ़ रहे होते हैं उनको भी, कि देखिए आपको एग्जाम डेज में यूट्यूब की इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, नो डाउट। मैं डिनाई भी नहीं कर रहा कि आपको जो है मोबाइल रख के सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, नहीं, आजकल नहीं हो पाता। बी प्रैक्टिकल कि हमें करना क्या है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि भाई सबसे पहले ना अपने मोबाइल की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अगर आप इस टाइम बैठकर यूट्यूब पे कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरी या किसी की भी, चाहे मेरी क्लास है, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, आप सभी आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो अगर आप वो क्लास ले रहे हैं और उसी टाइम बीच में कोई और नोटिफिकेशन आ रही हैं, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। कई बार होता है स्नैपचैट की आ गई, आपने क्या करा, अच्छा इसने मेरे को ये करा, मैंने वो देख लिया, इंस्टाग्राम पे इसने स्टोरी लगाई है, मैंने देख ली, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़े से, हम पता चल रहा है कि क्लास तो वहीं रह गई और हम किसी और दुनिया में चले गए। तो ये ज़्यादा बढ़िया है आप मोबाइल लेकर बैठो, अपना टैब लेकर बैठो, लैपटॉप लेकर बैठो, लेकिन आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो कृपया करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए, सारे ऐप्स की, कि कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे, आप आराम से पढ़ते रहें। बाद में आप देखिए जिसने आपको व्हाट्सएप करा है, किसने आपको इंस्टाग्राम पे कौन सी स्टोरी लगाई है, बाद में देखो सब, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं 22 पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। इस पेपर के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी बहुत आई है, एक बार अभी पीछे भी आई है एमसीक्यू में भी। ये फिलोसफी कहाँ से आई, कौन से चैप्टर में है, मार्केटिंग नहीं है, स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल। फिलोसफी 5 होती हैं। पहली होती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल। अब ये है क्या, फिलॉसफी क्या है बेटा? फिलॉसफी होता है थॉट प्रोसेस। जैसे कि मेरी कोई बात मेरे हिसाब से ठीक है, आपके हिसाब से गलत हो सकती है, ये मेरी फिलॉसफी है, ठीक। तो फिलॉसफी का मतलब होता है अपना अपना थॉट प्रोसेस। तो फिलॉसफी के लिए एनसीईआरटी एक वर्ड कॉन्सेप्ट यूज करता है, और एक बार फिलॉसफी की जगह एक वर्ड आया था थिंकिंग, मैनेजमेंट थिंकिंग। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। लगभग 6 साल पहले पेपर में एक वर्ड आया था मैनेजमेंट थिंकिंग। तो मैनेजमेंट थिंकिंग में यही पूछा था, जब हम क्वांटिटी पर फोकस करते हैं तो प्रोडक्शन, उसके बाद जब हम प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर फोकस करते हैं तो प्रोडक्ट, जब हम सेलिंग टेक्निक पे फोकस करते हैं तो सेलिंग, जब हम कंज्यूमर की नीड पर फोकस करते हैं तो मार्केटिंग, जब कंज्यूमर की नीड के साथ साथ सोशल वेलफेयर और सोशल वेलबींग की भी बात करते हैं तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये सैंपल पेपर के अंदर जो टॉपिक आ रखे हैं, अगर आप ये सारे टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं तो 50% से ऊपर पेपर आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेगा। देखिए जी, डायरेक्टिंग पे आते हैं। डायरेक्टिंग के चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक हैं और इनकी केस स्टडी हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करती है। एक है डिसेंट्रलाइजेशन और एक है डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। और डेलीगेशन में क्या होता है कि एक सीनियर होता है, जब वो सीनियर ओवर बर्डन होता है तो वो अपना काम अपने जूनियर को दे देता है। तो ये 2 लोगों के बीच में होता है, करेक्ट। और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, करेक्ट। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 लेवल बना देते हैं, उनमें बांट देते हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक सीनियर ओवर बर्डन है और बस उसने अपना वर्कलोड कम करने के लिए अपना काम कुछ समय के लिए अपने जूनियर को दे दिया, लेकिन अकाउंटेबल अब भी सीनियर ही रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर अब भी सीनियर के ही हाथ में होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जो मुझे लगता है कि आता है और आना चाहिए। मैंने भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमेशा इसे बताया है, और जो एग्जाम में भी सैंपल पेपर में ये आ रखा है। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको पीछे भी अभी बताया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही, वहां फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव थे, ये मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अच्छा, यहां से हमारे एमसीक्यू शुरू हो गए, करेक्ट। तो मैं अब आपको ये तो नहीं कह रहा कि ये 20 एमसीक्यू हैं तो यही वाले एमसीक्यू आ जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके सारे टॉपिक पढ़ के चले जाओ। अगर मान लीजिए पेपर के अंदर 34 टॉपिक हैं, तो कोई टॉपिक इसने 4 नंबर में यहाँ पर पूछा हुआ है, हो सकता है उस 4 नंबर वाले पे एमसीक्यू पूछ ले, हो सकता है जो एमसीक्यू में पूछा हुआ है उस पे 4 नंबर वाला पूछ ले, करेक्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
तो अगर सिंपल सी बात हम ये 34 के 34 टॉपिक कर लेते हैं तो इस बात के चांसेस काफी हद तक हैं कि इनमें से हमें पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को एज इट इज रटो, एज इट इज तो आएंगे ही नहीं, एक आधा कोई रिपीट हो जाए तो हो जाए। आगे आते हैं जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन पर आया फिर एक एमसीक्यू। तो हमें सारे के सारे क्या याद करने चाहिए, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, जैसे कि अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ठीक। उसके बाद और भी उसके अंदर फैक्टर्स हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, सेबी की गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉफिट का ध्यान रखना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इन सब का काम। फिर उसके बाद आया एक क्वेश्चन कैपिटल मार्केट पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है काफी। फिर फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन ये रहे, डिविडेंड डिसीजन ये रहे, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग डिसीजन भी आ ही रहा होगा। तो तीनों के तीनों डिसीजंस, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 6 है, 6 आप लर्न कर लेंगे तो आपको इसमें से मिल सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लीजिए जी एक एमसीक्यू यहाँ पर आ गया। तो देखिए, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, तीनों पर एमसीक्यू आ रखा है पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आया। मुझे 99% उम्मीद है कि इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, इन तीनों पे से एक पे तो एमसीक्यू आएगा और दो पे आपकी केस स्टडी आएगी। करेक्ट। आगे चलते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कई बार इसका बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया है। एक ट्रेनिंग, आप सब समझते हैं, लर्निंग की एनहांसमेंट के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं अपने एम्प्लॉयज को। ट्रेनिंग देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छी बात है और ट्रेनिंग लेना एम्प्लॉय के लिए बढ़िया बात है। इसकी केस स्टडी आई हुई है बोर्ड में, जिसमें कि एक फादर कन्विंस नहीं है इस बात से कि हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दें। उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग देना एक फालतू का खर्चा है, तो उनका बेटा कन्विंस कर रहा है उनको कि भाई ट्रेनिंग देने से काफी फायदे होते हैं। तो आपको बताना है कि ट्रेनिंग देने से क्या फायदे हैं। तो ट्रेनिंग के फायदे इम्प्लॉय को क्या होते हैं और ट्रेनिंग देने के फायदे इम्प्लॉयर को क्या होते हैं, ये दोनों ही हमें लिखने के लिए आते हैं। तो ट्रेनिंग की एडवांटेज, फिर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर दो जगह लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, दोनों ही करके जानी चाहिए। उसके बाद फिर से आ गई मार्केटिंग की फिलॉसफीज, मैंने आपको बताई अभी पीछे। फिर मार्केटिंग के फीचर्स, फिर उसके बाद डिपॉजिटरी। ये एक थोड़ा सा कम आने वाला क्वेश्चन है। डिपॉजिटरी क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे और आपके बिहाफ पर हमारे जो सिक्योरिटीज होती है उन्हें अपने पास संभाल कर रखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ होगा, और जीमेल अकाउंट में जो हमारी मेल होती है, जो हमारी फोटोग्राफ्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं डिजिटली स्टोर होती हैं। तो जीमेल उसे कहीं ना कहीं अपने पास स्टोर करता होगा डिजिटल फॉर्म में। ऐसे ही जो हमारे शेयर्स होते हैं, जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में स्टोर करा जाता है। और जो उसे स्टोर करता है उसको डिपॉजिटरी कहते हैं। और वो डिपॉजिटरी दो होती हैं, दो ही है हमारी कंट्री के अंदर, एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल। ठीक है, तो एक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये आपकी दो है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस, भाई बहुत ही कम आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जिस बार भी आ गया, एक तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी का एक भाई है वो मैं आपको बताता हूँ, एक मोटिवेशन प्रोसेस। ये दो प्रोसेस ऐसे हैं, ये जब जब आएंगे ना आपके नंबर खा जाएंगे। पता ही नहीं होता, टॉपर्स को भी नहीं पता होता कि ये पढ़ के जाने हैं हमें। तो भाई दोनों, कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर होता है, सेंडर के पास एक मैसेज होता है, वो उसे एनकोड करता है, वो मीडिया डिसाइड करता है, वो उसे भेजता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, डी कोड करता है, फिर फीडबैक देता है। और इन सबके बीच में एक चीज काम करती रहती है जिसको हम बोलते हैं नॉइस। ठीक, नॉइस का मतलब कोई भी जो ऐसा एलिमेंट जो आपकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही प्रोसेस। ठीक, तो आगे चलते हैं जी। अगला आता है आपका सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपके दो होते हैं, प्रमोशन होता है आपका, और दूसरा आपका ट्रांसफर होता है। तो काफी आया हुआ टॉपिक है प्रमोशन, और जो है आपका ट्रांसफर भी, इसे इंटरनल सोर्स कहते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत सारे होते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है,
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, कैजुअल कॉलर होता है, तो बहुत सारे होते हैं, 10 के आसपास हमारे सिलेबस में है। तो अगला टॉपिक हमें जो तैयार करना चाहिए वो होता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और इन दोनों की, जैसे ये एक्सटर्नल है ऐसे ही इंटरनल है, तो पहले तो आपसे वो आइडेंटिफाई करवाएगा कि ये कौन सा है, फिर इनकी आपसे पूछेगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस मैंने आपको बताई दिया कि सारे ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मार्केटिंग मिक्स, आपको पता है 4P कॉन्सेप्ट होता है, 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है। एक छोटा सा काम आप करिएगा, ये एक टॉपिक है प्लेस, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके एलिमेंट्स जरूर कर लिएगा, एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ये काफी आने के चांस है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन, बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, स्लैप्ट से हम इसको याद रखते हैं, इसका एक्रोनियम है स्लैप, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन पर एमसीक्यू बहुत आए हुए हैं। करेक्ट। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन आया इंसेंटिव। 2 टाइप के इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जहां हम पैसे देते हैं वो फाइनेंशियल इंसेंटिव, जहां हम पैसे नहीं देते वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आप, मैं देखिए, मैं अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई बच्चा कहीं गड़बड़ ना कर दे। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंसेंटिव के ऊपर केसेस की, इंसेंटिव के ऊपर एमसीक्यू आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार के सैंपल पेपर में 34 टॉपिक है और यहां लिखा है इंसेंटिव, यू हैव टू लर्न दी इंसेंटिव्स। अब वो हो सकता है कि इस पेपर में 1 नंबर में आ रहा हो और आपके मेन एग्जाम में 6 नंबर में आ जाए। करेक्ट। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप यही सोचकर करिए कि ये सब टॉपिक हमें पेपर में मिलेंगे। वो बात लगे वो 1 में मिले, 4 में मिले, 3 में मिले या 6 में मिले, क्लियर, पर मिलेंगे जरूर, ये बात पक्की है। अगला आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या नेचर कह लीजिए। इस पर एमसीक्यू आए हुए हैं, दो एमसीक्यू आए हुए हैं। तो मुझे लगता है आपकी बार इस पे 3 मार्क्स की केस स्टडी आएगी जो आपको परेशान करेगी। इसको कृपा करके लिख, याद कर लीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर क्या है, कि वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, हर सिचुएशन में काम करते हैं, जर्नल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है जी, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लें। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, गलत होता है बच्चों का काफी। मैश्लो की मोटिवेशन थ्योरी वो आपको करनी है। मैश्लो की आपको पता है कि 5, मैश्लो ने बोला कि नीड्स को 5 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैश्लो की मोटिवेशन थ्योरी अलोंग विद दी अजम्पशंस, भाई उसने मानकर चला कि हम नीड्स के बेस पर लोगों को क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। एक नीड अगर एक बार फुलफिल हो जाती है तो ज्यादा टाइम तक वो मोटिवेट नहीं कर सकती। तो मैश्लो की मोटिवेशन थ्योरी। उसके बाद एक और आया आपका दोबारा से नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन और आया, और उसके बाद फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका पहले ही चैप्टर में था। तो ये जो मैं आपको सामने टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए, कृपा करके आप इन सबको अपने पास नोट कर लीजिए। मैं एक बार स्क्रीन को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से अपने पास नोट कर लीजिएगा। इनका स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सब टॉपिक कर लेते हैं, सपोज करिए 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर भी, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। आप ये मानकर चलिए कि आपने लगभग अच्छे टॉपिक सारे के सारे कवर कर लिए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आप शुरुआत करेंगे, यही सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूं, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। 20 क्वेश्चंस तक हमारे एमसीक्यू का है। ठीक है जी, तो ये हमारे 34 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्लियर है? तो मेरी बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि सैम्पल पेपर में से ही पूरा पेपर आएगा। मैं कह रहा हूँ कि 34 मार्क्स, 34 क्वेश्चन सैम्पल पेपर में होते हैं। तो 34 क्वेश्चन का मतलब हो गया 34 टॉपिक। तो अगर 34 टॉपिक हम सही से कर लें तो हमें काफ़ी हद तक एक सपोर्ट मिलता है अपने एग्जाम के लिए।
तो जैसे मैंने आपको ये एक पेपर कराया, अब जैसे ही आपके 34 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, तो समझदारी क्या है, अब आप एक पेपर और उठाइए कोई सा भी, 25-26 का सैम्पल पेपर की जगह अब आप 24-25 वाला सैम्पल पेपर ले लीजिए। आप अपने पास नोट कर लीजिए टॉपिक, फिर से उनको करना शुरू करिए। क्लियर? तो मैं अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि इन दिनों टॉपिक वाइज पढ़ना ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू चैप्टर वाइज पढ़ना। क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने में क्या होता है, जहाँ से आप उठाते हैं, और यूजुअली क्या होता है, आप पढ़ना वहीं से शुरू करते हैं जो चैप्टर आपके पहले से ही बहुत अच्छे होते हैं। आप पहला चैप्टर उठाएंगे, पहले चैप्टर की लगभग चीज़ें आपको आती हैं, आपको उसके अंदर फीचर्स भी आते हैं, इंपॉर्टेंस भी आती हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आते हैं, साइंस एज एन आर्ट, प्रोफेशन, ये सब आता है आपको। आप उसे ही करके खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ मैंने तो एक चैप्टर कर लिया। और लास्ट में पहुंचते पहुंचते फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक पहुंचते पहुंचते आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। करेक्ट? फिर आप सोचते हैं कि यार अब क्या ही करना, अब बहुत है, मैंने जितना कर लिया उसमें से ही आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप टॉपिक वाइज करेंगे, आपने हर एक चैप्टर के दो दो टॉपिक भी कर लिए इंपॉर्टेंट वाले, तो आपने इंपॉर्टेंट वाला सारा काम कर लिया। ये इतना काम हो गया। अब उसके बाद दोबारा उठाइए, फिर थोड़े से जो टॉपिक रह गए उनमें से करना स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से करेंगे आप, तो 3 से 4 दिन में आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी बीएसटी पे। लेकिन हाँ ये है कि आपको इन दिनों पढ़ना बहुत चाहिए, बिना पढ़े काम नहीं बनेगा। आपको अगर ऐसा लगे कि हम बिना पढ़े की भी शॉर्टकट से काम चला लेंगे, तो वो नहीं चल पाएगा। तो प्लीज़ बढ़िया करके पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं।